नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार सिंह पीआर पंकज सिंह चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी साइंस पढ़ रहे थे और आपने अभी हाल ही के एग्जाम्स में देखा भी है कि एनटीपीसी में कैसी साइंस पूछी जा रही है। बिल्कुल स्टैटिक लेवल पे पूछी जा रही है, स्टैटिक जीके का बड़ा पोर्शन पूछा जा रहा है। तो हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स, तो हम अपनी पढ़ाने की गति को थोड़ा सा और तेज करते हैं और मैकेनिक्स के अपने बचे हुए टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम मात्रक पढ़ चुके थे, उनकी राशियां पढ़ चुके थे, ठीक है। हम न्यूटन्स लॉज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, न्यूटन के नियमों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, इस पे आधारित, ठीक है। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। आपको पता है कि मैं जब भी कभी कोई भी क्लास शुरू करता हूं तो एक शायरी के माध्यम से, तो अटल जी का मुझे एक गीत का अंश याद आ रहा है कि टूटे हुए मन की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए मन की कौन सुने सिसकी, अंतर की पीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, अंतर की पीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसी विषम स्थितियों में, जबकि सारी चीजें अलग हों, सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, ऐसे में अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को, अपनी क्षमता पे भरोसा करके जीवन में आगे बढ़ना ही सफलता के लिए मानदंड साबित होता है। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूटन्स लॉज, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन का नियम। तो हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन आने वाले हैं वही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उन्होंने 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में अपने गति के नियमों का उल्लेख किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न्यूटन जब आए उसके बाद की जो सारी फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानी जाने लगी, ठीक, मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि उनके आने से एक नयापन आया फिजिक्स में, एक फिजिक्स को एक विस्तार मिला, ठीक है, एक अनहद विस्तार मिला, ठीक है। तो मैंने कहा कि 1687 ईस्वी में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों का उल्लेख किया और उसी पुस्तक में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम का उल्लेख किया, गुरुत्वाकर्षण नियम का उल्लेख किया। इसी पुस्तक में उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्लियर है आपको? क्वेश्चन आपसे ये आ जाता है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला साइंटिस्ट कौन था? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? न्यूटन। न्यूटन ने ही ये सारे नियम दिए थे। क्लियर हुआ? अब मैं चलता हूं कि न्यूटन ने आखिर कौन कौन से नियम दिए थे और वो कैसे नियम थे। क्लियर? देखना, साइंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी भी जानकारी मैं हल्की से आपको दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस लेवल के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। मेरा कोशिश ये रहेगी, मेरा ध्येय ये रहेगा कि मैं कम समय में आपको अधिकतर चीजें बता पाऊं और समझा पाऊं, फालतू कुछ भी ना पढ़ाऊं मैं, ठीक है। तो मैं न्यूटन का प्रथम नियम बता रहा हूं आपको, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम से पहले गैलीलियो ने एक बात बताई थी कि जब भी किसी वस्तु को हम किसी आनत तल पर, आनत तल मतलब ये, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आनत तल, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और कैसी हो? घर्षण रहित। जब भी किसी आनत तल पर, जब भी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉल ऐसे रख दी जाती है और ये घर्षण रहित हो, इसमें फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो घर्षण रहित अगर किसी भी प्लेन पर, घर्षण रहित किसी भी आनत तल पर अगर कोई बॉल रखी जाएगी तो वो रुकेगी नहीं, वो रुकने का वहां पर विरोध करेगी, वो हमेशा चलने का ही, उस पथ को तय करने के लिए लालायित रहेगी, उत्सुक रहेगी। ये क्लियर हुआ? तो हल्का सा कॉन्सेप्ट दिया गैलीलियो ने
जड़त्व के बारे में। किसके बारे में? जड़त्व के बारे में। गैलीलियो ने बताया जड़त्व के बारे में, जिसको बाद में एक्सप्लेन आउट किया था न्यूटन ने, और बाद में वो न्यूटन का गतिविषयक नियम बन के रह गया। ठीक है, तो जड़त्व क्या है, इस प्रॉपर्टी को पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम या कभी कभी हम गैलीलियो का नियम भी कह देते हैं। क्लियर हुआ? इतनी सी बात समझ में आई आपको? चलो देखते हैं कि जड़त्व क्या है। जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? जड़ से बना हुआ। किससे? जड़, और त्वा लग गया है इसलिए भाववाचक संज्ञा हो चुकी है। जड़ यानी कि फिक्स। जड़ का मतलब कोई चीज स्थिर है तो वो चलने का विरोध करेगी, और कोई वस्तु चल रही है तो रुकने का विरोध करेगी, यानी वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। तो गैलीलियो ने बताया कि जड़त्व पदार्थों का ऐसा गुण होता है, पदार्थों की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी अवस्था में, अपनी स्टेट में चेंज करने का विरोध करते हैं। तो फिक्स का मतलब क्या है? अवस्था परिवर्तन का विरोध। अवस्था परिवर्तन का विरोध। ये बात क्लियर कि जड़त्व क्या है? अवस्था परिवर्तन का विरोध है, कि पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ पोजीशन, अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करती है। कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, स्थिर है, तो किसका विरोध करेगी? चलने का विरोध करेगी। ठीक है, चलने का विरोध करेगी। और कोई वस्तु अगर चल रही है एक समान चाल से, तो वो रुकने का विरोध करेगी, वो थमने का विरोध करेगी। ये क्लियर हुआ? एंटी चीज लगती है, अपोजिट चीज लगती है। कोई चीज विराम अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में आने का विरोध करेगी, और कोई चीज अगर एक समान गति से चल रही है तो वह विराम अवस्था में आने का विरोध करती है। पदार्थों के इसी गुण को हम जड़त्व या एनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्शिया। इसका अंग्रेजी में नाम क्या होगा? एनर्शिया बोलते हैं। इसी नियम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, इसी नियम को थोड़ा सा विस्तार से बताया था। किसने? न्यूटन ने, जिसको बाद में हम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। उन्होंने ये बताया था कि कोई वस्तु अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, कोई वस्तु चलती है एक समान वेग से तो चलती रहेगी। उसकी अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं न्यूटन के दिमाग में बल की भी परिभाषा थी। ठीक है, बल की परिभाषा थी। और ये आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल के संदर्भ में क्या मिलता है। आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, परिभाषा मिलती है। आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, उसका व्यंजक मिलता है। आपके सामने रहेगा कि उसकी दिशा मिलती है, या मिलता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है कि बल क्या है। आपने कहा ना अभी कि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है चलती रहेगी। उसकी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि बाह्य बल वो कारक है, बाह्य बल वो फैक्टर है जो किसी वस्तु की अवस्था में या तो परिवर्तन करता है या फिर करने का प्रयास करता है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व पर आधारित है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम कभी कभी जड़त्व का नियम या फिर बल की परिभाषा का नियम भी कह देते हैं। ये क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलें, देखते हैं। मैंने जड़त्व बता दिया आपको। अब हम हल्का सा ही हम जान लेते हैं कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है एक्चुअली में। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सब कुछ आपको बता पाऊं जो भी टॉपिक मैंने स्टार्ट किया उसके बारे में। क्लियर? तो आप देखिए, मैंने कहा जड़त्व के प्रकार। ठीक है, जड़त्व क्या है? मैंने कहा क्या? अवस्था परिवर्तन का विरोध। अवस्था परिवर्तन का विरोध। ठीक है, और होता कितने प्रकार के है? ये प्रथम प्रकार का होता है गति का जड़त्व। किसका जड़त्व? गति का जड़त्व। सेकंड टाइप होता है स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व या विराम का जड़त्व इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम
विराम का जड़त्व बोलते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं एक दिशा का जड़त्व। तो ए बी सी जड़त्व 3 प्रकार का होता है। अब कोई कहेगा गति का जड़त्व क्या है, कि कोई वस्तु अगर एक समान वेग से गतिमान है, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वो रुकने का विरोध करती है, इसे हम कहते हैं गति का जड़त्व। यानी कि कोई वस्तु अगर चल रही है तो अगर रोकोगे तो रुकने का वो विरोध करेगी, इसे हम कहेंगे गति का जड़त्व। ये सब कहाँ है, न्यूटन के प्रथम नियम से ही संबंधित है। स्थिरता का जड़त्व, अगर कोई बॉल रुकी हुई है तो वो चलने का क्या करेगी, विरोध करेगी, इसे क्या कहेंगे हम, स्थिरता का जड़त्व। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो चलने का हमेशा अपोज करेगी, विरोध करेगी। दिशा का जड़त्व, कोई वस्तु इधर इस दिशा में विवेग से गतिमान है तो वो अपनी दिशा के परिवर्तन यानी इधर वापस से आने का भी विरोध करेगी, इसे हम बोलते हैं दिशा का जड़त्व। ये कब तक विरोध संभव है, जब तक कि कोई बाह्य बल ना आ जाए जो इसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए प्रयास कर दे। क्लियर। तो हमने बल के बारे में पढ़ लिया। बल क्या है, बल वो धक्का या खिंचाव है, बल वो वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। वस्तु अगर गति चल रही है तो उसको रोकने का प्रयास करेगा, या वस्तु रुकी हुई है तो उसको चलाने का प्रयास करेगा, या वस्तु किसी स्पेशल दिशा में चल रही है, किसी विशिष्ट दिशा में चल रही है तो उसको उस दिशा से मोड़ने का भी काम बल का ही है। ये क्लियर हुआ। अच्छा, मैं आपको समझा दूं यहां पर कि न्यूटन के प्रथम नियम से कौन कौन सी चीजें एग्जाम्पल के स्वरूप में पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पहली चीज देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम पर ही आधारित या जड़त्व के नियम पर आधारित मैंने पहला एग्जाम्पल लिया कि अचानक गाड़ी चलने पर बैठे यात्री का, जब गाड़ी अचानक से चल देगी, ठीक है, आगे की तरफ, धक्का किस लगेगा, ठीक है, जैसे आप सपोज दैट कि आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, गाड़ी अचानक से चल देगी तो आप पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट बॉडी है वो तो गाड़ी के साथ में कनेक्शन में है, लेकिन अपर पार्ट बॉडी को मालूम ही नहीं चला कि गाड़ी चल दी है, तो आपका अपर पार्ट जो बॉडी का है वो पीछे ही रहने की कोशिश करेगा, वहां गाड़ी है नहीं, इसलिए आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। तो अचानक गाड़ी चलने पर बैठे यात्री का पीछे की तरफ धक्का महसूस करना, धक्का महसूस करना। तो क्लियर हुआ कि गाड़ी के अचानक आगे चलने पर आपका जो अपर पार्ट बॉडी है कमर के ऊपर का, वो तो आउट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो उसे मालूम ही नहीं चला, तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन गेन करने की कोशिश करता है और गाड़ी आगे चल चुकी होती है, इसलिए उसको महसूस होता है कि झटका पीछे की ओर लग रहा है। लेकिन लोअर पार्ट बॉडी जो बस के कांटेक्ट में होती है वो समझ जाती है कि गाड़ी चलने वाली है, तो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। क्लियर हुआ आपका? ठीक है, मैंने कहा दूसरा एग्जांपल कि अचानक गाड़ी रुकने पर, ठीक है, अगर गाड़ी चल रही है, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दी, तो लोअर पार्ट बॉडी तो कांटेक्ट में है, उसको मालूम चल गया गाड़ी रुकने वाली, लेकिन अपर पार्ट बॉडी मस्ती में है, उसे कुछ मालूम नहीं है कि गाड़ी रुकने वाली है, और वो उसी वेग से आगे चलने का प्रयास करता है। तो आगे क्या होता है, सीट में लड़ जाता है, या कोई अगर बैठा हुआ है तो उसे सर लड़ जाता है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि आपके अपर पार्ट बॉडी को मालूम नहीं होता है कि रुकना भी है। ठीक है, तो रुकने पर बैठे यात्री का आगे की तरफ, किधर, आगे की तरफ धक्का महसूस करना, ये किसका एग्जाम्पल है? ये न्यूटन के प्रथम नियम का या जड़त्व का नियम का ही उदाहरण हो। ठीक है, आगे देखिए, जैसे मैंने कहा सपोज दैट कि घर पे मम्मी लोग क्या करती हैं कि कंबल लेती हैं, कंबल में जब बहुत सारी डस्ट हो जाती है, धूल के कण चिपक उठते हैं, तो करती क्या है वो, सपोज दैट ये कंबल है, तो उन्होंने एक छड़ी ली और इसकी पिटाई चालू की। जैसे इसको मारा तो कंबल तो चोट खाने के बाद इस दिशा की ओर बढ़ गया, लेकिन उसके कण ये जान नहीं पाते हैं कि मेरा कंबल जिसमें मैं चिपका हुआ था वो हट गया है, और वो उसी अवस्था पर बने रहने का प्रयास करेंगे, और वहां कंबल है नहीं है, तो क्या होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। तो कंबल से धूल का झड़ना भी न्यूटन के प्रथम नियम का ही उदाहरण है, या जड़त्व के नियम का ही उदाहरण है। क्लियर हुआ?
तो कंबल से धूल का झड़ना किसका एग्जाम्पल है? ये न्यूटन के प्रथम नियम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल में बोलूं कि मैंने पेड़ की डालियां हिला दी तो उससे आम, अमरूद, संतरे ये सब क्या नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने शाखा हिला दी। जब मैंने शाखा हिलाई तो शाखा तो हिल गई, लेकिन उसमें लटके हुए जो आम के फल हैं उनको मालूम नहीं चला पाया, तो वो रेस्ट में बने रहने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां पर तो डाल है नहीं, डाल तो हिल गई है। इसका मतलब वो गिर करके नीचे आ जाएंगे। ये क्लियर हुआ? इसका मतलब कि वृक्ष की डालियों से फल का नीचे गिरना। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ हद तक ग्रेविटी काम करती है, लेकिन मैं यहां पे सिखा रहा हूं कि आपका कैसे काम करता है जड़त्व। क्लियर? आई थिंक इतना बहुत है सफिशिएंट। जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो इसी पर बेस्ड पूछे आते हैं। क्लियर? आगे चलता हूं मैं। तो हमने न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में पढ़ लिया कि जब कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, उसकी अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर आरोपित ना हो। ठीक है, तो बाह्य बल क्या होता है? बाह्य बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या कर भी देता है। क्लियर? आगे चलते हैं हम। तो इसलिए हम न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या फिर बल की परिभाषा वाला नियम भी कहते हैं, क्योंकि पहले वाले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। क्लियर? आगे देखते हैं हम। न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, इसे हम बताते हैं भी क्या। ठीक है, हमने कहा इसके पहले मैं पढ़ लेता हूं संवेग के बारे में। किसके बारे में? संवेग के बारे में। हम मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं हल्का सा। मोमेंटम क्या होता है? तो हमको पता है कि संवेग क्या होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है और किसी वस्तु का वेग क्या है, इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है क्या? संवेग। संवेग क्या डिपेंड करता है? P बराबर mv। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है और उसका वेग क्या है, इस पर डिपेंड करता है हमारा मोमेंटम या संवेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? हम संवेग बोलते हैं। किसी का द्रव्यमान ज्यादा होगा तब भी उसका संवेग ज्यादा हो सकता है, और किसी का वेग ज्यादा हो तब भी उसका संवेग ज्यादा हो सकता है। ये क्लियर हुआ? जैसे मैंने कहा कि एक m1 मास की पहली कार है और एक m2 द्रव्यमान की दूसरी कार है। ठीक है, क्लियर? ये भी v वेग से गतिमान है और ये कार भी v वेग से गतिमान है। तो मैंने कहा बताओ इसका मोमेंटम होगा p1 बराबर m1v और इसका मोमेंटम होगा p2 बराबर m2v। तो बताओ p1 ज्यादा होगा या p2 ज्यादा होगा? पहली कार का संवेग ज्यादा होगा या दूसरी कार का संवेग ज्यादा होगा? तो सिंपल सी बात है, जब इनके वेग बराबर हैं यानी चीजें किस पर डिपेंड करेंगी? सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेंगी इनके द्रव्यमानों पर। अगर दूसरी कार का द्रव्यमान पहली कार की अपेक्षा ज्यादा है तो दूसरी कार का संवेग ज्यादा होगा। अगर दूसरी कार का द्रव्यमान पहली कार की अपेक्षा कम है तो उसका संवेग भी कम होगा। ये क्लियर हुआ? द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो संवेग ज्यादा, द्रव्यमान कम हुआ तो संवेग कम हो जाएगा। वेग ज्यादा है तो द्रव्यमान ज्यादा, वेग कम है तो संवेग कम। ये क्लियर हुआ? मैंने कहा सपोज दैट कि एक कार है, ठीक है, और कार का द्रव्यमान कुछ भी है, मैंने m1 मान लिया। ठीक है, ये सपोज दैट कि v वेग से गति कर रही है, एक समान गति से गति कर रही है। मैंने कोई ट्रक ले लिया, एग्जाम्पल में कोई क्या ले लिया? ट्रक ले लिया। ठीक है, मैंने कहा ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा होगा, ऑब्वियसली है, ट्रक का द्रव्यमान m2 यानी कि ये ज्यादा होगा इससे। ठीक है, और अगर मैंने कहा ये v वेग से ही गति कर रहा है तो फिर भी इसका जो संवेग होगा किसका? ट्रक का संवेग p2 होगा, कार का p1, तो इसका संवेग भी क्या होगा? इस संवेग से ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान कार के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, इसलिए ट्रक का संवेग भी कार के संवेग से ज्यादा होगा।
ये क्लियर हुआ। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उसी स्पीड से कार को दौड़ाओ और उसी स्पीड से ट्रक को दौड़ाओ, क्लियर, तो ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी बजाय कि कार को रोकने की। अगर दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं तो कार को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा, जबकि ट्रक को रोकने के लिए अधिक बल लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ट्रक का संवेग अधिक है और कार का संवेग कम है। ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने समझो, मैंने कहा संवेग द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करता है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है, संवेग कैसी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, चूंकि ये वेग पर डिपेंड करती है। ठीक है, संवेग का मात्रक कैसा होता है? P बराबर mv, m का मात्रक किलोग्राम, v का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये क्लियर हुआ। चलो और समझाता हूं इसको। ठीक है, इसको हल्का समय और एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, मुझे याद आई चीजें। जैसे मैंने कहा सपोज दैट कि ये एक कांच की खिड़की है। मैंने पहले दिन से कहा था कि मैं फिजिक्स को प्रैक्टिकल होके पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल ये पता नहीं करूंगा कि सिलेबस में लिखा क्या हुआ। मुझे पता है कि कैसे कैसे चीजें पूछी आती है एग्जाम में, मैं वैसा ही बना रहा हूं। ठीक, क्वेश्चन। तो मैंने कहा सपोज दैट ये एक ग्लास विंडो है। क्या है? ये ग्लास विंडो है, एक कांच की खिड़की है। ठीक है, मैंने पहली बार क्या किया, इसमें एक पत्थर मारा। क्या मारा? एक पत्थर मारा। ये क्या है? एक पत्थर है। मैंने इसको यू वेग से मारा। किस वेग से मारा? यू वेग से। पत्थर मैंने बहुत ताकत लगा के मारी, लेकिन देखता हूं कि जो कांच है की खिड़की है वो चकनाचूर हो गई। जहां पत्थर पड़ा वहां चिटक गया कांच। क्या हो गया? वहां चिटक गया कांच। ठीक है, लेकिन अगली बार मैंने इसमें एक गोली मारी, एक बंदूक की गोली मारी। अब की बार मैंने क्या मारी? ये बंदूक की गोली है। ठीक है, बंदूक की गोली है। इस बार कांच वहां से चिटका नहीं, बल्कि गोली तो जहां पे कांच को पकड़ी है वहां से भेद करके निकल गई और कांच को जरा सा मालूम नहीं पड़ा। कांच के टुकड़े जरा सा भी टूटे नहीं, चिटके नहीं, बल्कि कांच तो जहां से भी मिली वहां से गोली उसको भेद करके निकल गई, पेनिट्रेट करके निकल गई। गोली ऐसा क्यों कर पाई और पत्थर ऐसा क्यों नहीं कर पाया? तो इसमें भी लॉजिक किसका था? सिर्फ और सिर्फ संवेग का लॉजिक था। कल को अगर ये क्वेश्चन आए कि पत्थर कांच के विंडो को तोड़ नहीं पाता है, तोड़ देता है और वो भेद करके निकल नहीं पाता है, जबकि गोली बिना तोड़े उसको जहां पड़ती है वहां से भेद के निकल जाती है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? संवेग। हो सकता है कि पत्थर और बंदूक की गोली बराबर द्रव्यमान की हो, लेकिन आप इस m द्रव्यमान के पिंड को, m द्रव्यमान के पत्थर को वो वेग नहीं दे पाओगे जो बंदूक गोली को, अपनी m द्रव्यमान की गोली को वो वेग दे लेगी। इसका मतलब बंदूक की गोली का द्रव्यमान भले बराबर हो पत्थर से, लेकिन इसका वेग ज्यादा होता है किससे? पत्थर के वेग से। ये क्लियर हुआ। इसका मतलब इस बंदूक की गोली में संवेग ज्यादा होता है। संवेग ज्यादा होने की वजह से जब तक कि वो सब ग्लास पूरी जो है विंडो की वो एक्टिव पोजीशन में आए, उससे पहले ही बंदूक की गोली उसे सीना चीर करके निकल जाती है। लेकिन ये कम वेग वाले हैं, द्रव्यमान तो बराबर है लेकिन कम वेग है, तो जब तक कि ये पार करके निकले तो बाकी सब एक्टिव रहते हैं। आप कहां पार करके निकल जा रहे हो? ठीक है, तो वो चिटक जाता है कांच। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये सब संवेग के कारण ही संभव हुआ है। क्लियर? चलिए देखते हैं। संवेग में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम न्यूटन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं उधर ही रखता हूं चीजों को। तो मैंने कहा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, तो आपने देखा कि मैंने कहा किसी वस्तु का संवेग क्या है? उसका द्रव्यमान और वेग ही उसका संवेग होता है। ठीक है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है।
किसी वस्तु में लगाया गया बल उसकी संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मतलब कि अगर कोई पिंड ये है, ठीक है, ये अभी v1 वेग से गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान m है, कुछ देर के बाद इसके द्रव्यमान में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, इसका द्रव्यमान अभी भी क्या रहेगा, m ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब इसका वेग क्या हो गया, अब इसका वेग हो गया मान लो v2। क्लियर? तो आप देख पा रहे हो कि इसका संवेग परिवर्तन हो गया। यहां पे संवेग p1 रहा होगा, ठीक है, और यहां पे संवेग क्या हो गया, यहां पे संवेग p2 हो गया। यानी कि संवेग में परिवर्तन आया। कितने समय में, डेल्टा t समय में। तो संवेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। कि जिस दर से संवेग में परिवर्तन होता है उसे ही हम बल कहते हैं। बिना बल के संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि बिना बल के किसी के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? यानी कि मैंने कहा जो बल होगा वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा, ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर। तो F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर? तो मैंने कहा F बराबर क्या हो जाएगा, मैंने कहा K डेल्टा P बटे डेल्टा T। अभी हमने कहा था डेल्टा P बराबर क्या होता है, mv, तो हमने क्या रखा, K बराबर mv अपॉन डेल्टा T। m कांस्टेंट है तो K m, और डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये ma, और k की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो क्या हो जाएगा F बराबर ma। यही क्या है, यही न्यूटन के द्वितीय नियम का सूत्र है, बल का सूत्र है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से मुझे क्या मिलता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से मुझे बल का सूत्र या व्यंजक मिलता है। पहले नियम से क्या मिलता है, पहले नियम से उसकी परिभाषा मिलती है, और सेकंड लॉ से क्या मिलता है, उसका व्यंजक मिलता है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, लेकिन वो उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ूं, चलो देखते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं थोड़ी सी बातें, ठीक है, थर्ड लॉ की, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो दरअसल में न्यूटन ने ये तो बता दिया कि बल क्या काम करता है, बल का सूत्र क्या होगा, लेकिन बल की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया कि जब दो पिंड आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में अन्योन्य क्रियाएं करेंगे, तो कौन सा पिंड किस पर कितना बल लगाएगा, इसकी दिशा निर्धारण नहीं हुई पाई अब तक, ठीक है। तो इसलिए न्यूटन का तीसरा नियम आया बल की दिशाओं पर कि कौन सा पिंड किस पिंड पर बल लगाएगा और किस दिशा में लगाएगा, ठीक है। तो थर्ड नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड में हर दो कण एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, ठीक है, और ये क्रिया प्रतिक्रिया की तरह बल होता है कि अगर एक पिंड ने दूसरे पर बल लगाया तो दूसरा भी उतने ही अमाउंट पर पहले वाले पे बल लगाएगा, लेकिन उसकी दिशा अपोजिट रहेगी। मतलब कि जैसे कोई पिंड A है, ये कोई पिंड B है, A ने अगर B पर बल लगाया F1, ठीक है, तो B भी A पर बल लगाएगा F2, ठीक है, और दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, F1 बराबर F2 होगा, लेकिन इसकी दिशा अपोजिट है इसके, इसलिए क्या हो जाएगा F1 बराबर माइनस F2। यानी कि मैं इसको इधर ले आऊं तो F1 प्लस F2 बराबर 0। ये क्लियर हुआ? इसी को हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या इसी को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम या फिर एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं इसे। ये क्लियर हुआ?
चलिए देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर बल आरोपित करती है और समान बल आरोपित करती है। जितना बल ए बी पर आरोपित करेगा उतना ही बल बी ए पर आरोपित करेगा, केवल इन दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। ये क्लियर हुआ। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, ये बताया था न्यूटन ने तीसरे नियम में। अच्छा, अब यहां से क्या मिल रहा है बल के संदर्भ में? बल के संदर्भ में यहां पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? बल की डायरेक्शन मिल रही है, बल की दिशा, कि बल किस दिशा में आखिर कार्यरत होगा। ये क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर। पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, सेकंड नियम से बल का व्यंजक मिलता है और तीसरे नियम से बल की दिशा मिलती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। अब मुझे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं बल के नियम, तीसरे नियम पर आधारित, ठीक है। तो मैंने सब पहला कहा, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। जैसे सपोज दैट कि मैंने एक बॉल ली और किसी दीवार पे उसको दे मारा, तो कुछ देर के बाद बॉल वापस आती है। तो ये क्या हुआ, बॉल ने उस दीवार पे जो बल लगाया, दीवार ने उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा दिया बॉल को, इसलिए वापस वो पीछे आ गई। ये क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, यहीं पर कॉन्सेप्ट अगर मैं ये देखूं कि सपोज दैट कि आप नाव से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, और आप जब किनारे आएंगे तब आप क्या करते हैं, तब आप कोशिश करते हैं कि नाव को किनारे ले जा करके मैं पैर से धक्का मारूं। जब मैं पैर से पीछे की तरफ धक्का देता हूं नाव को, तो नाव मुझे आगे की ओर धक्का देती है, और जब मैं उछलता हूं तो नाव पीछे आती है हल्का सा, और मुझे आवश्यक बल आगे की तरफ मिल जाता है, जिससे मैं किनारे पर आसानी से कूद जाता हूं। ये क्लियर हुआ। आपने देखा होगा कि जब घोड़ा गाड़ी होती है तो घोड़ा क्या करता है, पृथ्वी को यानी कि भूमि को पैर से पीछे की ओर धक्का देता है। जब भूमि को पैर से पीछे की ओर धक्का देता है तो भूमि उसको आवश्यक बल आगे की ओर प्रदान करती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो लगातार दौड़ता जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपको कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रॉकेट, ठीक है, रॉकेट का सिद्धांत, ठीक है, कि कैसे रॉकेट चलता है। सपोज दैट कि रॉकेट कोई सा भी है, ठीक है, यहां पर ईंधन भरा हुआ है। तो क्या करती है, जो गैसें होती हैं ईंधन वाली गैसें होती हैं, वो बड़े वेग से नीचे की तरफ गति करती हैं। जब ये नीचे की ओर गति करती हैं तो ये अपना ईंधन ऊपर की तरफ भेजती हैं। जब जैसे जैसे ये बड़े वेग से नीचे आती रहती हैं तो विपरीत बल उसको ऊपर की तरफ मिलता रहता है, इसलिए वो उत्तरोत्तर चढ़ता रहता है लगातार, ठीक है। तो रॉकेट का जो सिद्धांत होता है वो दरअसल में संवेग संरक्षण और क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर ही आधारित होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ूं, चल देखते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, गतियों के बारे में, ठीक है, गतियों के बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने गति के समीकरण पे मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है। पहले हम गति के समीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, क्या है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, उस वस्तु का अंतिम वेग v है, उस वस्तु का अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। जब वेग परिवर्तन हो रहा है तो उसमें a मान लो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और दूरी उसने s तय की है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। t मान लो टाइम, t इक्वल टू टाइम, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो गति का पहला समीकरण है गति का u बराबर a v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण होता है। दूसरा समीकरण होता है गति का s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड समीकरण होता है गति का v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। एक सूत्र और पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज दैट कि इसी में ये तो रेखीय गति की बात हुई, किसकी गति के लिए, रेखीय गति की बात हुई कि रेखा में गति हो।
अगर यही गति ऊर्ध्वाधर हो जाए, ऊपर नीचे की तरफ हो जाए, ऊर्ध्वाधर गति हो जाए, तब क्या होगा? पहला समीकरण क्या हो जाएगा? ठीक है, जब ऊपर की तरफ वस्तु भेजेंगे तो जी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि आप उसको त्वरण ऊपर की ओर भेज रहे हो, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव लगेगा जी। ठीक है, तो क्या होगा पहला समीकरण? v बराबर u माइनस ए की जगह क्या काम करेगा? ए की जगह g काम करेगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, v बराबर u माइनस जी टी। सेकंड समीकरण क्या हो जाएगा? s की जगह क्या आ जाएगा? हाइट आप तय कर रहे हो तो h हो जाएगा, h बराबर यू टी प्लस हाफ, ए की जगह क्या आ जाएगा? माइनस जी टी स्क्वायर। और थर्ड समीकरण क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और फिर माइनस टू, ए की जगह जी, ए की जगह माइनस जी है तो जी और s की जगह h, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अगर यही वस्तुएं नीचे आ रही है, वस्तु नीचे आ रही है, तब क्या हो जाएगा वेग? तब हो जाएगा पहला वेग हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, यानी कि वस्तु नीचे आएगी तो g प्लस में होगा और वस्तु अगर ऊपर की तरफ जा रही तो g माइनस में होगा। ये क्लियर रहेगा? तो v बराबर u प्लस जी टी पहला समीकरण, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये दूसरा समीकरण, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू जी एच ये तीसरा समीकरण। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। क्लियर? देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अगर यही ऊर्ध्वाधर गति हो ऊपर नीचे, तो मान लो मैं ऊपर भेज रहा हूं तो v बराबर u माइनस जी टी, जी माइनस काम करेगा, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अगर वस्तु नीचे आ रही है, ठीक है, ये तो ऊपर जाने के लिए था और ये नीचे आने के लिए है, तो v बराबर u प्लस जी टी, चूंकि जी नीचे की तरफ काम कर रहा है पॉजिटिव लगेगा, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। चलिए देखते हैं, इस पे अभी न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा। ठीक है, उसके पहले मैं थोड़ी गति के बारे में डिस्कस कर लूं कि गतियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, मोशंस कैसी कैसी होती हैं। ठीक है, गति के कई सारे प्रकार होते हैं। पहली मैं पढ़ रहा हूं रेखीय गति के बारे में। किसकी गति के बारे में? रेखीय गति के बारे में। दूसरी गति मैंने कही कि वृत्तीय गति हो सकती है। ठीक है, वृत्तीय गति। तीसरी गति हो गई घूर्णी गति। ठीक है, चौथी गति हो गई दोलनी गति। ठीक है, ऐसी गतियां बहुत सारी पॉसिबल हैं। रेखीय गति क्या होती है? रेखीय में एक गति हो सकती है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, जब वस्तु ऊपर नीचे गति करे, ठीक है, ऊपर गति करे या फिर नीचे गति करे तो वो कैसी गति है? ऊर्ध्वाधर गति है। जब वो किसी रेखा में गति करे, सरल रेखा में गति करे, किस रेखा में? सरल रेखा में गति करे। ठीक है, जैसे कोई रेंगता हुआ कीड़ा, ठीक है, लुढ़कती हुई बॉल, तो कैसी है ये सरल रेखा में गति कर रही है। ठीक है, तो ये कैसी गति है? लीनियर मोशन या सरल रेखा में गति करने वाली गति को क्या बोलते हैं? रेखीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मान लेता है, उसके चारों ओर गति करता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, इसी में एक गति हो सकती है आवर्ती गति। ठीक है, पीरियोडिक मोशन। घूर्णी गति क्या होता है? जब भी कोई चीज अपने अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है, जैसे लट्टू की गति। तो लट्टू गति कैसी है? घूर्णी भी है, घूर्णी खासकर है लट्टू की गति। कैसी गति? लट्टू की गति। ठीक है, तो कैसी गति है ये? घूर्णी गति है। पृथ्वी की गति कैसी है? घूर्णी वृत्तीय गति है, क्योंकि अपने अक्ष के चारों ओर भी घूर्णन कर रही है। इसी को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। कैसी मोशन? रोटेशनल मोशन बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, ये कैसी मोशन है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। क्लियर? घूर्णी गति क्या होती है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती रहती है, जैसे पृथ्वी की गति, लट्टू की गति, तो सबका गतियां क्या है? घूर्णी गति के उदाहरण है। दोलनी गति क्या होता है? उससे पहले आप पढ़ लो आवर्ती गति,
कि आवर्ती गति में होता क्या है, पीरियोडिक मोशन में होता क्या है। जब भी कोई वस्तु एक निश्चित पथ को बार बार दोहराए, वो चाहे वृत्तीय पथ को दोहराए, चाहे ऐसे ऐसे करे पेंडुलम की तरह, जब भी किसी निश्चित पथ को वो एक समय के बाद बार दोहराए तो उसे हम बोलते हैं आवर्ती गति। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु चारों तरफ घूम रही है किसी के, ठीक है, या घड़ी का पेंडुलम। ठीक है, तो दोलनी गति आवर्ती गति का ही एक उदाहरण है। हर आवर्ती गति दोलनी नहीं हो जाएगी, लेकिन हर दोलनी गति जरूर आवर्ती गति होगी। ठीक है, तो दोलनी गति कैसी होगी? दोलनी गति में कोई वस्तु किसी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है। टू एंड फ्रो इसको बोलते हैं, टू इसको बोलते हैं फ्रो, यानी कि इधर उधर गति करती रहती है। ये क्या है? ये उसकी माध्य स्थिति हो जाती है और माध्य स्थिति के दोनों तरफ वो गति करता रहता है। तो वो अपने पथ को तो बार बार दोहरा रहा है, लेकिन वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ कर रहा है ये काम, इसलिए वो दोलनी गति होगी। तो दोलनी गति आवर्ती गति का एक विशेष उदाहरण है और कुछ नहीं। जैसे जैसे घड़ी का पेंडुलम, तो घड़ी का पेंडुलम क्या हो गया? दोलनी गति का उदाहरण है। ठीक है, वृत्तीय गति बता दिया मैंने। जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, ये कैसी गति है? तो घूर्णी वृत्तीय गति है, चूंकि ये अपने अक्ष के चारों घूर्णन कर रही है और किसी सेंटर यानी कि सूर्य को चारों तरफ भी घूम रही है। उपग्रहों गति कैसी है? घूर्णी वृत्तीय गति है। लट्टू गति कैसी है? लट्टू गति घूर्णी गति है। ये क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई अगर कीड़ा चल रहा हुआ है तो वो रेखीय गति की, अगर बॉल मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं तो वो ऊर्ध्वाधर गति है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट मोशन है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं तो गति हमने पढ़ ली है। अब मैं हल्का सा मुझे समझ में आ रहा है कि मैं आपको कार्य के बारे में बताऊं। ठीक है, कार्य ऊर्जा कैसी चीजें होती हैं। ठीक है, वर्क, कार्य, ठीक है, ये सब जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं ये सब मैकेनिक्स के अंतर्गत आ रहा है, यांत्रिकी के अंतर्गत ही सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो कार्य क्या होता है? आपने बल पढ़ लिया, संवेग पढ़ लिया, अब हम कार्य की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो वर्क बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि आपने किसी वस्तु पर कितना बल लगाया है और उसी लगाए गए बल की दिशा में उसने कितना विस्थापन तय किया है, उसे ही हम कार्य बोलेंगे। ठीक है, तो W बराबर F डॉट डी, यानी कि W बराबर एफ टी कॉस थीटा। ये क्लियर हुआ? यानी कि जो बल की दिशा है और जो गति करने की दिशा है वस्तु की, उन दोनों के जो थीटा का कॉस है, कोज्या पे डिपेंड कर रहा है। कौन? वर्क डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वर्क कैसी राशि है? वर्क एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है जूल, और कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक होता है, सीजीएस में मात्रक होता है इसका अर्ग। क्या होता है? अर्ग। और 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। इसका लॉजिक है निकालने का, लेकिन मेरे ख्याल से वो कोई मायने नहीं रखता है कि कैसे आया। ठीक है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये कैसा मात्रक होता है? सीजीएस में मात्रक होता है, जबकि एमकेएस में मात्रक क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जूल होता है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, तो किस दिशा में गति हो रही है? सपोज दैट मैं बल लगा रहा हूं इधर, ठीक है, वस्तु गति कर रही है इधर। ठीक है, तो v वेग से गति कर रही है, विस्थापन इसका इधर हुआ। ठीक है, विस्थापन इसका इधर हुआ। ठीक है, d इधर है, तो दोनों के बीच में कोण थीटा है, तो थीटा के कोज्या पर डिपेंड कर रहा है वर्क। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो अलग अलग एंगल के लिए कार्य अलग अलग होता है। और सबसे बड़ी चीज, अगर विस्थापन नहीं हुआ तो आपने बल कितना भी लगाया उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे सपोज दैट कि मैं इस दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैंने बहुत धक्का दिया, लेकिन मैं इसका कुछ बाल बांका नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या यह तय हो गया कि मैंने बल नहीं लगाया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने बल पुरजोर लगाया, लेकिन वस्तु अपनी जगह से हिली नहीं, हल्का सा डिस्प्लेस नहीं हुई। इसका मतलब विस्थापन 0 है। विस्थापन 0 की वजह से क्या हुआ? मेरा कार्य 0 हो गया, हालांकि मैंने बल लगाया। तो बल सिर्फ लगा देने से कार्य सिद्ध हो जाएगा, यह तय नहीं होगा। आपको सही दिशा में बल लगाने की आवश्यकता है और यह तय करना है कि वस्तु में विस्थापन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये क्लियर? कुछ विशेष स्थितियां हैं, मैं आपको वो स्थितियां दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे
मैंने कहा कि अगर ये थीटा का मान क्या हो जाए, ये 0 डिग्री हो जाए, इस कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, यानी जिधर आप बल लगा रहे हो उसी दिशा में वस्तु गति भी करे। ठीक है, मैंने इधर ही बल लगाया और इधर ही इसका विस्थापन हो रहा है। ठीक है, यानी कि बल भी इसी दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में लग रहा है, यानी कि जो इनके बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। अब हमको देखो, ठीक है, W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो एफ डी आ गया। यानी ये कैसा है, ये W मैक्सिमम है, यानी जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो वस्तु भी उधर ही गतिमान हो रही है, तो ये अधिकतम कार्य होगा या पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो W मैक्सिमम बराबर क्या होता है, एफ डी होता है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, सेकेंड सिचुएशन देखो। सेकेंड सिचुएशन मैंने क्या कहा कि अगर ये चीजें कैसी हो जाए, ये लंबवत हो जाए, यानी इनके बीच जो एंगल काम कर रहा है वो क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। मैंने कहा कि मैंने बल लगाया इधर, ठीक है, और वस्तु गति कर रही है इधर की ओर। ठीक है, ये क्या हुआ, ये विस्थापन हो गया वस्तु का, और ये लगाए गए बल की दिशा, तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री की हो गई। ठीक है, अब हमने पढ़ा है W बराबर एफ डी कॉस थीटा, थीटा जब क्या जाएगा 90, तो W बराबर एफ डी कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, W बराबर 0, तो ये क्या है, ये W मिनिमम है। ठीक है, इससे भी मिनिमम पॉसिबल है, तो ये मिनिमम से भी मिनिमम पॉसिबल हो सकता है। तो W बराबर क्या आ गया, 0। यहां पर कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा आपका 0। मतलब जैसे आपने देखा हुआ कोई कुली है, वो कुली सर पे कुछ बोझा लगा हुए ढोए हुए, ठीक है, इसका मतलब वो बल तो लगा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, वस्तु गति कर रही ऐसे, यानी कोण कैसा बन रहा है, समकोण बन रहा है या 90 डिग्री कोण बन रहा है। यानी कि अगर कोई 10 किलोग्राम का या 20 किलोग्राम की संदूक लेकर के अगर कोई कुली अपने सर पे रख के खड़ा हुआ है तो वो कोई काम नहीं कर रहा हुआ है, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही। पहली बात तो अगर डिस्प्लेस भी करे, अगर पूरे प्लेटफॉर्म में घूमे भी, तब भी वो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वस्तु की गति की दिशा और लगाए गए बल की दिशा दोनों के बीच में कोण कैसा बनना है, 90 डिग्री का बनना है। इसका मतलब वर्क डन कुछ भी नहीं होगा, कार्य 0 होगा। ये क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। कभी कभी सिचुएशन ऐसे हो सकता है कि हम बल इधर लगा रहे हैं, वस्तु की दिशा इधर आ रही है, ठीक है, तो बल हमने इधर लगाया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। इसका मतलब कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तब इस केस में मिनिमम कार्य मिलेगा कितना, निगेटिव, यानी कि W मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या जाएगा W मिनिमम माइनस का FD हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, ये ऋणात्मक कार्य है। जब आप जिधर बल लगा रहे हो उस दिशा में वस्तु गतिमान ना हो करके बल्कि उसके अपोजिट गतिमान होती है। ये क्लियर हुआ, बात समझ में आई आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह दो, एक और केस होता है वर्क डन निकालने का, अगर आप किसी ऊंचाई पर जा रहे हो, वस्तु को लेकर के किसी ऊंचाई पर जा रहे हो, तब वर्क डन क्या होगा, तब वर्क डन W बराबर क्या होता है, mgh, चूंकि उस वक्त स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट लगता है। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, और h होता है कि किस हाइट पर आप लेकर के वस्तु को जा रहे हो। अगर वही कुली 10 किलोग्राम का पिंड लेकर के किसी सीढ़ी में चढ़ता हुआ जा रहा है, तब वो काम कर रहा है, क्योंकि वो किसी ऊंचाई पर लेकर के जा रहा है। लेकिन समतल पर गति कर रहा है तो उसके बीच कोण क्या है, 90 डिग्री का है, तब वो कोई काम नहीं कर रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट, आगे चल देखते हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे चल के देखते हैं हम, ठीक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। तो इस नियम का प्रतिपादन भी न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक में 1687 ईस्वी में किया था, ठीक है। न्यूटन ने क्या बताया कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो कण है ना, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं,
एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस बल से वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे ही हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। और अगर उनमें से एक वस्तु पृथ्वी हो जाए तब हम इसे, इस गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलेंगे? गुरुत्व बोलेंगे। ठीक है, यानी कि न्यूटन ने बताया कि जैसे ये एक पिंड हो गया, एक पिंड ये हो गया, ये मान लिया m1 m2 द्रव्यमान का है, ये m1 द्रव्यमान का है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? r है। तो इनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा जो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, लेकिन इनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए मैं कोई कांस्टेंट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? जी लगा दिया मैंने, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब ये g क्या हुआ? ये g है, इसी को मैं बोलता हूं, g क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। इस पर ताप, दाब, सांद्रण इसका कोई असर नहीं पड़ता है, यह हमेशा दुनिया में बराबर रहता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻⁻11। मात्रक क्या होगा? न्यूटन इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, इन दोनों का मात्रक किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये क्या है? कैपिटल जी की वैल्यू है। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? अच्छा ध्यान से देखो, अगर यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट में मैं ये कर दूं कि एक वस्तु को मैं पृथ्वी मान लूं, क्या मान लूं? एक वस्तु को मैं पृथ्वी मान लूं कि सपोज दैट ये पृथ्वी है। ठीक है, यहां पर कोई m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान मैं me जानता हूं, ये इसकी त्रिज्या re हो गई। ये क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तब मैं क्या कहूंगा? तब मैं कहूंगा कि F बराबर क्या लगेगा यहां पर? GMEm अपॉन RE स्क्वायर। और F बराबर होता क्या है? F बराबर होता है mg। ठीक है, चूंकि ऊपर नीचे गति हो रही ना, m नहीं लगाऊंगा, mg लगाऊंगा। F बराबर mg, तो mg बराबर GMEm अपॉन RE स्क्वायर। अब देखना, m से m कैंसिल हो गया, g बराबर क्या आ गया? GME अपॉन RE स्क्वायर। ठीक है, g बराबर GME अपॉन GRE स्क्वायर। ठीक है, तो ये g क्या है? ये है गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। अर्थात कि किसी भी वस्तु को अगर मैं ऊपर से छोड़ दूं तो वस्तु के वेग में लगातार वृद्धि होती रहती है जब तक कि वो पृथ्वी के धरातल तक ना आ जाए। तो इस तरह वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वो जिस दर से हो रहा है उसे ही हम बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। इसको लिखते किससे हैं? इसको लिखते हैं हम g। इसका मात्रक क्या होता है? वही क्या त्वरण है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है पृथ्वी धरातल पर? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो g की वैल्यू क्या होगी? GME अपॉन RE स्क्वायर। और ये मैंने जी बता दिया, ये क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? चलिए देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पर मैं अगर g का परिवर्तन सिखा दूंगा आपको, ठीक है, कि गुरुत्वीय त्वरण g की वैल्यू में चेंज कैसे आता है, देखना आप, समझना। तो g की वैल्यू में चेंज कैसे आता है? g की वैल्यू में चेंज या परिवर्तन। ठीक है, मैंने कहा कि ये क्या है, मान लिया मैंने, ये मान लिया मैंने पृथ्वी मान लिया। ठीक है, तो पृथ्वी अक्षों में बटी हुई है। ये क्या हुआ? ये नॉर्थ पोल हुआ। ये क्या हुआ बताओ? ये साउथ पोल हुआ। ये क्या हो गई? ये भूमध्य रेखा हो गई। आपने क्या कहा? ये लाइन ऑफ इक्वेटर हो गई। तो यहां पर सेंटर है, मैंने सपोज दिया, ठीक है, कि यहां पर पिंड रखा हुआ है m द्रव्यमान का। ठीक है, तो यहां पर g की वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहां पर त्रिज्या इसके बीच की RE है ना। अब देखो ध्यान से, यानी कि g इक्वल टू क्या था? GME अपॉन RE स्क्वायर, यानी कि g प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन RE स्क्वायर। अगर यहां पर मैं हाइट बढ़ा दूं तब क्या हो जाएगा? यही चीज RE प्लस h का होल स्क्वायर। मैं मान लो पिंड को यहां न रखूं,
पिंड को यहां पर कहीं रख दूं और एच हाइट पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये जी प्रोपोर्शनल टू 1/RE प्लस एच का होल स्क्वायर। यानी कि ये दूरी बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी कि मैं सिंपली ये समझ सकता हूं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटती है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी की वैल्यू घटती है, केंद्र पर जी की वैल्यू 0 होती है और नॉर्थ पोल पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, साउथ पोल पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू मिनिमम होती है। याद रहेगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में घटौती होती है, पृथ्वी तल से नीचे आने पर जी का मान घटौती होती है, कम होता है, केंद्र पर जी का मान 0 होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर यानी कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर भी घटता है, केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अब ये परिवर्तन कैसे आया, तो जी की वैल्यू में चेंज दो चीजों की वजह से आता है, ठीक है। 35% वजन आता है किसकी वजह से, पृथ्वी के आकार की वजह से। किसकी वजह से, पृथ्वी के आकार की वजह से। पृथ्वी चपटी है इसलिए क्या होती है, इसके पीछे ये कारण है कि यहां पर जो डिस्टेंस होती है पोल्स के बीच में ज्यादा हो जाती है, 21 किलोमीटर बढ़ जाती है। जब दूरी बढ़ जाएगी तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। यहां पर जी की वैल्यू, मतलब ये कह रहा हूं कि ये दूरी इससे 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। जब ये जो ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन यहां पर जी आर कम होती है यानी जी ज्यादा होगा, ठीक है। तो पोल्स पर जी ज्यादा होता है लेकिन विषुवत रेखा पर जी कम होता जाता है और सेंटर पर तो बिल्कुल 0 हो जाता है। तो 35% चेंज आता है जी की वैल्यू में पृथ्वी के आकार के कारण, लेकिन बाकी बचा 65% चेंज आता है घूर्णन गति के कारण। किसके कारण, घूर्णन गति के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो जी की वैल्यू में क्या असर पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर देगी तो ध्रुवों के अलावा बाकी सब जगह जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बात समझ में आई, ठीक है। मैं रफ करता हूं यहां, ठीक है। अब मैं एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेता हूं आज कि लिफ्ट में कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। अच्छा, ऐसा करूं कि फिर मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, जनरल चीजें, और फिर आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं और फिर नए सिरे से नए जोश के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में आपको अगले दिन क्लास मिलेगी, ठीक है। देखते हैं। मैंने आपको बताया भी था, मैं उस चीज को हल्का सा फिर आपको दोहरा दूं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान को क्या मैं बोलता हूं, मास। क्या बोलता हूं, मास। भार को क्या बोलता हूं मैं, वेट। क्लियर। तो द्रव्यमान क्या होती है, ये अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। भार कैसी राशि है, भार सदिश राशि है, ठीक है। द्रव्यमान ये कभी चेंज नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है। पूरी दुनिया में किसी वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है, जबकि वेट ये बदलता है, क्योंकि ये सिर्फ m होता है, जबकि वेट क्या होता है, mg होता है। यानी g की वैल्यू पर डिपेंड करता है। g की वैल्यू पूरी दुनिया में अलग अलग होती रहती है, जिसकी वजह से किसी वस्तु का वेट बदलता रहता है। मास का द्रव्यमान क्या, मास का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, जबकि भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ये क्लियर हुआ, बात समझ में आई, ठीक है। तो इस पे डिपेंड कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा पर हम जब जाते हैं तो क्या होता है। तो अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जी है तो चंद्रमा पर जाने पर
गुरुत्वाकर्षण g/6 हो जाता है, जिसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति का या वस्तु का वेट 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर जाने पर क्या हो जाएगा 60/6, यानी कि वो वस्तु 10 किलोग्राम की रह जाएगी। बाई चांस वो चला जाएगा सूर्य पर, तो सूर्य पर तो g की वैल्यू 22 गुना हो जाएगी। मान लो पृथ्वी पर g है, ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर अगर g की वैल्यू g है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22g हो जाएगी। मतलब यहाँ 10 किलोग्राम का कोई अगर व्यक्ति है तो सूर्य पर क्या हो जाएगा 22 गुणे 10 यानी कि 220 किलोग्राम का हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हैं, रह भी गई हैं। पढ़ाते वक्त ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें बतानी आवश्यक हैं, कहीं आपको मालूम हो या ना हो, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ बताएं, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, कोशिश करिए कि सब कुछ आप पढ़ें और स्टैटिक जीके पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए, क्योंकि एनटीपीसी की खास रिक्वायरमेंट है करंट अफेयर के लिए। PR पंकज सिंह चैनल पर आप सभी को देखिए, कई सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, फालतू के कई सारे वीडियो नहीं पड़े हुए हैं कि आप देखते हो कि रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। कहीं कहीं 150, 200, 400 आपको करंट अफेयर के वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें काम के 10-12 रहेंगे। तो आप काम के ही 10-12 वीडियो केवल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।